डॉट कन्वेंशन क्या कहता है, जैसे आप बैटरी लगाते हो ना, तो बैटरी की पोलैरिटी से आपको पता चलता है कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है, और उससे आप बता पाते हो कि किन किन बैटरीज का करंट जो है, या कौन कौन सी जो बैटरी हुए हैं वो आपको, हाँ अगर इस तरह से बैटरीज है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी जो बैटरी हैं उनकी जो ईएमएफ है वो ऐड हो रही है, वो पोलैरिटी देख के पता चलेगा ना। ऐसे ही डॉट कन्वेंशन में किस कॉइल का फ्लक्स, किन किन कॉइल का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है, ये आपको डॉट से पता चलेगा। तो होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर डॉट ऐसे करके लगा दी है, सपोज करिए, ठीक है। सेंस ऑफ वाइंडिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा ये है कि अगर करंट इनमें एंटर कर रहा है, सभी जहां जहां डॉट लगा हुआ है, तो इन सभी का फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में होगा, 100% होगा, ठीक है। चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर सेम सेम टर्मिनल से, डॉट वाले टर्मिनल से ही सब में एंटर कर रहा है, या फिर डॉट वाले से ही लीव कर रहा है, दोनों में से कुछ भी केस हो सकता है, या तो लीव भी हो सकता है, ठीक है। तो डॉट वाले से ही या तो सभी में एंटर कर रहा है या सभी में लीव कर रहा है, तो क्या होगा, हम ये बता सकते हैं कि सबका फ्लक्स एडिटिव है। तो सबके सबके फ्लक्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर एंटर करने पर, अगर सभी में डॉट में करंट एंटर करने पर अगर फ्लक्स जो है आपका क्लॉकवाइज बनता है, तो अगर सभी में डॉट वाली साइड से अगर करंट लीव कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज आपका फ्लक्स बन जाएगा, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन नहीं पता चल रही है, हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि एडिटिव है कि नहीं है। बट फर्ज कीजिए अगर दो कॉइल्स है, एक में मतलब ये हमने लगा दिया, लेकिन एक में एंटर कर रहा है एक में लीव कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है क्या, एक में एंटर कर रहा है और एक में लीव कर रहा है करंट, सपोज कीजिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला क्लॉकवाइज फ्लक्स बना रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना रहा है, अगर ये क्लॉकवाइज बना रहा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना, दैट्स इट। मतलब इनके फ्लक्स जो होंगे वो एक दूसरे को अपोज कर रहे होंगे। और ट्रांसफार्मर में यही केस होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे डॉट में एंटर कराया करंट, तो यहाँ पे डॉट से लीव करेगा। तो अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स आपको इस तरह से दे रखी हैं, इसमें यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, करंट ऐसे एंटर करते हुए दिखा रखा है, और यहाँ पे डॉट यहाँ लगा है, तो इस समय में यहाँ पे यहाँ से करंट लीव करेगा, ऊपर वाले टर्मिनल से नहीं लीव करेगा, फिर वो जहां पे डॉट लगा हुआ है वहां से लीव करेगा। दैट इज आवर डॉट कन्वेंशन। कोई डाउट है सौरभ? जी सर। क्लियर हो गया? ठीक, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और हमने बताई थी कि आप जो भी वोल्टेज देखोगे वो क्या होता है, हमने देखा था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ रही थी हमारी, अंडर रूट 2 पाई f/m n, इसके प्रोपोर्श इसके इक्वल आ रही थी मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है, या वोल्टेज हम बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि फ्लक्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स तो फिक्स हो गए अगर एक बार आपने कॉइल लपेट दिया तो इसको वोल्टेज हम बोल लेते हैं। तो वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी जो हो गया वो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स हो गया, ठीक है। तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशियो अगर आपने सेम रखा है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो आप, लेकिन अगर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का रेशियो आपने सेम रखा है तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपने यहाँ पे सोर्स कनेक्ट किया है, 200 वोल्ट का सोर्स है एसी, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो रेशियो कितना आ गया, 4। कोई बात नहीं। तो अगर आप 100 वोल्ट और 25 कर दोगे ना हर्ट्ज, तो भी कितना फ्लक्स जनरेट होगा, जितना इस केस में जनरेट हो रहा था उतना ही फ्लक्स इस केस में जनरेट होगा, ठीक है। फ्लक्स जो है वो वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी के रेशियो पे डिपेंड करता है, V बाय F पे डिपेंड करता है। अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। इट डजंट मैटर कि वोल्टेज कम है ज्यादा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट इफ रेशियो इज सेम, ओके। नेक्स्ट चीज, अगर आपने यहाँ पे ये जो कोर यूज किया, अगर ये नहीं किया होता तो क्या होता, फ्लक्स तो तब भी सेम ही बनना है, लेकिन फ्लक्स होता है एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस। तो क्योंकि सर्किट की रिलक्टेंस बहुत बढ़ जाती अगर ये कोर नहीं होता, तो इस वजह से इसको रहना है कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये है कि एमएमएफ को भी बहुत बढ़ना पड़ेगा। एमएमएफ का मतलब क्या है, N इंटू आई। अब करंट टर्न्स तो बढ़ने से रहे, तो इसका मतलब करंट बढ़ेगा, विच फाइनली मीन्स अगर आपने इस रिलक्टेंस अगर ज्यादा होगी पाथ की, तो क्या होगा, सेम फ्लक्स जनरेट करने के लिए आपको
बहुत ज्यादा करंट जो होगा आप ड्रॉ कराना पड़ेगा अपने इनपुट से, सिर्फ फ्लक्स को एस्टेब्लिश करने के लिए ये काम करना पड़ेगा आपको। इज इट क्लियर? और सर अगर कोर में होगा तो फिर सर हमारे लॉसेस भी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो हम उसमें देख लेंगे ये चीज। अभी इसमें कोई डाउट है क्या, ये वाला पॉइंट जो हमने बोला? ठीक है। नेक्स्ट हमने एक चीज और देखी थी कि फेजर क्या बताता है। फेजर आपको क्या बताता है? फेज रिलेशनशिप, एंगल रिलेशनशिप बिटवीन एसी क्वांटिटीज। एसी भी मतलब साइनोसॉइडल एसी, मैंने बता दिया था कि ये केवल साइनोसॉइडल क्वांटिटीज के लिए ही हम फेजर ड्रॉ करते हैं। अगर क्वांटिटीज वेरिंग है पर साइनोसॉइडल नहीं है तो फेजर ड्रॉ नहीं करते। डीसी में फेजर नहीं ड्रॉ किया जाता। एसी अगर साइनोसॉइडल के अलावा कोई और है, ट्रायंगुलर एसी अगर आप ले लोगे, देन वी वोंट ड्रॉ द फेजर। फेजर केवल साइनोसॉइडल क्वांटिटीज के लिए ही ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम यहाँ पर साइनोसॉइडल इनपुट देने वाले हैं, साइनोसॉइडल ही होगा सब कुछ, फ्लक्स का वेरिएशन, ईएमएफ का वेरिएशन, करंट का वेरिएशन, तो हम यहाँ पे फेजर्स ड्रॉ कर सकते हैं उन क्वांटिटीज के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है? एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज, फेजर आपको सिर्फ ये बताते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज किस समय राइज या डिके कर रही है, ठीक है। मान लीजिए अगर आई ये है और वी ये है, तो इससे क्या पता चलता है? 90 डिग्री एंगल से इससे पता चलता है कि करंट की पीक जो है वो 90 डिग्री के बाद आएगी, ठीक है। दैट इज व्हाट इट टेल्स। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन ये हमें नहीं दे रहा है, हमें सिर्फ एंगल की इंफॉर्मेशन मिल रही है। बाकी इसकी लेंथ से हम थोड़ा सा मैग्नीट्यूड का आइडिया भी ले सकते हैं। अगर इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, तो वी विल गेट टू नो दैट दिस इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी। एनीवेज दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। और जो यहाँ पर हम हमेशा यूज करेंगे वो आरएमएस क्वांटिटी ही हम शो करने के लिए यूज करते हैं, ना तो पीक वैल्यू ना इंस्टेंटेनियस। ऑलवेज आरएमएस वैल्यू विल बी यूज्ड। तो बहुत ज्यादा फेजर के डिटेल में नहीं जा रहे हम, ठीक है, लेकिन इस तरह से हम यहाँ पे फेजर ड्रॉ करते हैं। हमने लास्ट टाइम भी फेजर ड्रॉ किया था, ठीक है। फेजर में कोई डाउट है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट चीज, अगर हम बात करें तो हमने जो आइडियल ट्रांसफार्मर देखा था, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर में हमने देखा था कि हमें कोई करंट की आवश्यकता नहीं है फ्लक्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो हमें कोई करंट नहीं देना पड़ेगा फ्लक्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। आइडियली ऐसा तो केस होता नहीं है, बट ठीक है, हमें करंट देने की जरूरत नहीं है। इन्फिनाइटली स्मॉल करंट से भी रिक्वायर्ड फ्लक्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या मान लेते हैं? पाथ की परमिएबिलिटी को इन्फिनाइट मान लेते हैं, ठीक है। मतलब रिलक्टेंस को हमने जीरो मान लिया। दैट इज व्हाट वी मेंट बाय इनफिनिट परमिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है यहाँ पे भी उतना ही होगा, और दोनों का एमएमएफ कितना होगा? सेम होना चाहिए। इसका मतलब N1I1, ठीक है, माइनस N2I2, ये जीरो हो जाना चाहिए फेजर से। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों एमएमएफ है ना, ये एक दूसरे को अपोज कर रही है। देखो यहाँ पे जब हम ये फेजर नोटेशन यूज कर रहे हैं ना, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं N1I1 लिख दूं और N1I1 बार लिख दूं, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फेजर नोटेशन है, ठीक है, ये हमारा फेजर नोटेशन। तो इन दोनों को हमने क्या बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी आर जीरो, इक्वल टू जीरो आइडियल ट्रांसफार्मर में। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रही हैं। ये दोनों एमएमएफ एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं I1/I2 इज इक्वल टू N2/N1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एक और चीज हमने डिस्कस की थी, मैं दोबारा बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स पावर का। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, कॉम्प्लेक्स पावर। तो कॉम्प्लेक्स पावर मतलब पावर, टोटल पावर हम जो होती है, एपरेंट पावर जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या होती है? उसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू P प्लस JQ, ठीक है। ये क्या है? हमारी रियल पावर है, ये आप जानते ही हो। ये हमारी क्या है? बोलो। इमेजिनरी पावर। रिएक्टिव पावर हो गई, ठीक है। इमेजिनरी नहीं, ये प्रेजेंट है, लेकिन हाँ ये जे हम यूज कर देते हैं यहाँ पर
सिर्फ शिफ्टिंग के लिए वजह से हम यूज करते हैं इसको। सर इसको कैरियर पावर भी बोलते हाँ हैं सर, हम देखो रिएक्टिव जे पावर यहाँ पर जो कैरियर हम पावर भी। अच्छा एक सेकंड रुको जरा, ये जो है यहाँ पर ये इमेजिनरी नहीं है। देखो हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे उसमें जो हम आयोटा यूज कर लेते हैं तो उसको एक्चुअली हम 90 डिग्री शिफ्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखो अगर कोई नंबर 2 है तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अगर जैसे ही तुम 1J लिखोगे या 1I लिखोगे तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो नंबर यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो J लगाते के साथ ही वो परपेंडिकुलर आ जाता है। तो हमें पता है कि रिएक्टिव पावर जो होती है हमेशा रियल पावर के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए हम यहाँ पे J लगा देते हैं जिससे हम उसको परपेंडिकुलर ऑपरेशन इसका देख सके। ठीक है, अगर वो नीचे की तरफ है तो -J लगा दो। अच्छा, ये हमारा नोटेशन होता है किसका, कॉम्प्लेक्स पावर या अपरेंट पावर का। इसमें प्लस साइन हम तब यूज करते हैं जब Q जो होता है वो क्या होता है, लैगिंग होता है। Q जो है अगर लैगिंग पावर होती है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और लीडिंग होता है तो Q को हम नेगेटिव लेते हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, अब आप खुद सोच के देखो जरा कि अगर ये V है तो लैगिंग के लिए तो I कहाँ होगा, पीछे होगा ना। क्लियर है ये, और ये सपोज करो इनके बीच का एंगल है। तो मेरे को बस ये बताओ सिंपल, ये कितना हो जाएगा, VI cos थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गई आपकी, I का वो कंपोनेंट जो V की डायरेक्शन में है, ठीक है, टाइम्स वोल्टेज, ये क्या हो गया आपकी रियल पावर। रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी, इसको आई को दो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं ना, आई साइन थीटा, ये फाई है तो फाई यूज करते हैं। ठीक है, तो आई साइन फाई हो, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिव पावर कितना हो गया, रिएक्टिव पावर हो गई वी आई साइन फाई। ये बताओ हो गई कि नहीं हो गई इस केस में, लैगिंग वाले केस में। लेकिन अगर आप जे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इस तरफ शिफ्ट करेगा, इधर नहीं शिफ्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है ये। अरे अगर आप यहाँ पे v इंटू आई ले लेते हो तो होगा क्या, आपको क्या होगा, ये जे जो होगा ये नेगेटिव मिल जाएगा क्योंकि ये तो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है ना। नहीं, ये जो कंपोनेंट है ये तो नीचे की तरफ आया ना, परपेंडिकुलर, ऊपर की थोड़ी तरफ थोड़ी है। अगर ये ऊपर वाली साइड आयोटा है तो ये माइनस आयोटा नहीं होती है क्या। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर पावर का जो फॉर्मूला होता है एस, तो वो v इंटू आई नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे कॉन्जुगेट लिखते हैं, आई कॉन्जुगेट। आई कॉन्जुगेट करने से क्या हो गया, आई कॉन्जुगेट करने से आपने आई को एक्चुअल में क्या मान लिया, इसका ये जो कंपोनेंट है ये आपने इस तरफ मान लिया, मतलब आई को आपने इधर मान लिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आप वी आई कॉस फाई मान रहे हो, इसका मतलब जे से शिफ्ट हो गया, मतलब आपने पॉजिटिव साइन जो ले लिया वो लैगिंग के लिए ले लिया और लीडिंग के लिए नेगेटिव ले लिया। दैट इज व्हाट वी मेंट बाय दिस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया इसका, नहीं, बस इसका रिप्रेजेंटेशन हमारा जो पॉजिटिव के लिए हमें लैगिंग बार्स चाहिए थे वो हमें मिल जाएगा। तो एस जो कॉम्प्लेक्स पावर हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू वी टाइम्स आई कॉन्जुगेट। और ये हमेशा याद रखें, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ते हैं। ये सभी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बोलो, पिछली क्लास में से और आज की क्लास में से अभी तक कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखते हैं। सर ये आपने सिर्फ कॉन्जुगेट का साइन क्यों लगा दिया, एक बार ये कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का नंबर का, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z क्या होगा, x प्लस आयोटा y होता है ना। ठीक है, अगर तुम इसका कॉन्जुगेट लेते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, माइनस आयोटा y। बोलो, ये हो जाता है ना। तो आपने क्या करा है, इस कंपोनेंट को इधर शिफ्ट करा है, क्यों, ताकि आप प्लस j लिख सको। आप देखो ना, अगर आपने आई कॉन्जुगेट लिया है तो आर तो जब भी पॉजिटिव है, रियल पावर तो जब भी पॉजिटिव है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पावर भी पॉजिटिव आ गई। लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स पावर इससे लिया होता, v इंटू आई फेजर्स किया होता, तो कॉम्प्लेक्स पावर आपकी नेगेटिव आ जाती ना, ये वाली, सॉरी मैं ये जो आपकी रिएक्टिव पावर है ये नेगेटिव आ जाती ना। वो हमें पॉजिटिव, लैगिंग के लिए हम पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूले में कॉन्जुगेट यूज कर लेते हैं। ओके ओके क्लियर है सौरभ। यस यस सर। हाँ चलो, तो अब हम ये हमारा कॉम्प्लेक्स ओवरऑल पावर लिखनी होती है तो हम कॉम्प्लेक्स पावर निकाल लेते हैं। अगर हमें सिर्फ रियल पावर या रिएक्टिव पावर चाहिए होती है तो हम इंडिविजुअली भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तो बहुत ही जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे रोकना, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है,
मैं सिर्फ अभी प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे लगा रहा हूँ। मैं लॉसेस और परमेबिलिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखो जरा, आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ ईएमएफ कनेक्ट करोगे, ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करोगे, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी सपोज, ठीक है। इसके ये पोलरिटी, अगर ये प्लस माइनस यहाँ पे जिस वक्त ये ऐसा है, ये वी आपने कनेक्ट कर दिया, सॉरी स्मॉल वी, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, बैक ईएमएफ, जिसकी पोलरिटी इस तरह से होगी, ठीक है। अब सोच के देखो, जब ये करंट फ्लो करेगा, क्या ये वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा? जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो इस वायर का, जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इसका अपना कोई रेजिस्टेंस होगा कि होगा नहीं? सर, होगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पर भी अगर करंट फ्लो करेगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस यहाँ पर भी होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, ये हमारा हो गया कॉपर लॉस, ये वाला और ये वाला मिला करके कॉपर लॉस हो गया। ये कॉपर लॉस हो गया सेकेंडरी साइड में, और ये हो गया कॉपर लॉस प्राइमरी साइड में, जो हमने आइडियल ट्रांसफार्मर में इग्नोर कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पर इस कॉइल की अपनी इंडक्टेंस होगी और अपनी लीकेज भी होगी, ठीक है। यहाँ पे कॉइल का क्या होगा, अपना लीकेज भी तो होगा कुछ, ठीक है, और अपनी इंडक्टेंस होगी कॉइल की, है ना। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, अरे बोलो हाँ या ना बोलो। तो नहीं क्या है हो, सर। चलो यहाँ पर क्या होगा, कुछ फ्लक्स जो होगा, जैसे फ्लक्स जो है वो ऐसे जाना चाहिए था, सारा फ्लक्स जो है हमारा सेकेंडरी से लिंक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, कुछ फ्लक्स क्या हो गया, ऐसे चला गया, तो अब ये म्यूचुअल फ्लक्स नहीं है, ये लीकेज फ्लक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ कंपोनेंट जो फ्लक्स आप जनरेट कर रहे हो वो तो ईएमएफ जनरेट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज जो आपने दी है उसका कुछ पार्ट जो होगा, ऐसे यहाँ पर कुछ होगा ना, आई आर ड्रॉप हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये तो लॉस हो गया, ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आई आर ड्रॉप भी तो होगा, इस वोल्टेज का कुछ पार्ट, जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है उसका कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो वोल्टेज आप जनरेट कर रहे हो E2, उसका कुछ पार्ट इसमें ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस में, और कुछ ऐसे लीकेज में ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी जो जनरेट हो रही है वो भी ऐसे कुछ पार्ट बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, कुछ लीकेज कंपोनेंट भी होंगे, X1 X2 हम उनको बोल देते हैं, यहाँ पर R1 R2 बोल देते हैं रेजिस्टेंसेस को। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो जरा एक बार, जब फ्लक्स ऐसे मूव कर रहा है आपका ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन की अगर बात करो, जहाँ पे अभी मैं पेन चला रहा हूँ, ठीक है, तो सपोज करो इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा कुछ होगा ना, हमने तो सिर्फ एक 2D फिगर ड्रॉ कर दिया ऐसे, है ना, लेकिन ये तो कुछ ऐसा होगा ना, फ्लक्स इसको पेनिट्रेट कर रहा होगा कुछ इस तरह से, और ये जो फ्लक्स है ये चेंज हो रहा है। जब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है और ये किसी शीट से लिंक्ड है, तो होगा क्या, यहाँ पे एडी करंट्स नहीं जनरेट हो जाएंगे जो कॉज को अपोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडी करंट जनरेट हो जाएंगे क्लॉकवाइज कॉज को अपोज करने के लिए, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ राइज कर रहा है तो नीचे की तरफ इसका फ्लक्स होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज आ जाएगा, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, एडी करंट्स जनरेट हो जाएंगे। एडी करंट्स जनरेट होने की वजह से कोर में क्या होगा, हीट जनरेट होगी ना। तो एडी करंट लॉस किसमें हो रहा है, ये आपका कोर में हो रहा है, इसीलिए ये कोर लॉस का पार्ट होता है। आपके कोर लॉस दो तरह के होते हैं ना, एक तो एडी करंट होता है और एक हिस्टेरेसिस होता है, पीएच और पीई, है ना। एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट इसलिए हो रहा है और इसकी वजह से आपका कोर गर्म होगा। आई स्क्वायर आर जो लॉस हो रहा है उसकी वजह से आपकी वाइंडिंग गर्म होगी, ठीक है। अब इस लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टैकिंग कर देते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म ये है ना, ऐसे बहुत सारी प्लेट्स ले लेते हैं और इनके बीच में लेमिनेशन ले लेकर के ना इनको एक दूसरे के ऊपर चिपका देते हो, स्टैक कर देते हो, स्टैकिंग बोलते हैं उसको। हम क्या करते हैं, जैसे ये एक शीट आपको भी फिलहाल दिख रही है ना, ऐसी ऐसी बहुत सारी शीट ले लो, मान लो 10 शीट ले ली ऐसे हमने अभी फिलहाल की। तो आपने जैसे ये एक शीट है, इस शीट के पीछे लगाया लेमिनेशन, कोटिंग कर दी, लेमिनेट कर दिया इसको, वार्निश लगा दी इसके ऊपर पीछे, और वार्निश की कोटिंग करने के बाद उसमें से एक और इसमें से उठाई और उसके पीछे चिपका दी, फिर उसके पीछे वार्निश लगाई और उसके पीछे चिपका दी, ऐसे ऐसे करके आपने ये 10 को चिपका दिया। तो ऐसा करने की वजह से क्या होगा, देखो जरा, जब ये करंट फ्लो करेगा, देखो ये ऐसे थी ना, यहाँ बीच बीच में क्या हो गई है, वार्निश, ये जो लाइन है ये वार्निश को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जो आपने वार्निश किया।
अब जब करंट फ्लो करेगा तो इस वार्निश, ये तो क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया ना, डाइलेक्ट्रिक, तो इसकी वजह से ये जो करंट अब फ्लो करेगा ना, अब एडी करंट, इसको हिंड्रेंस ऑफर होगा, ऑपोजिशन ऑफर होगा, जिससे इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, जिससे एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं कोर को, या फिर हम वो स्टैकिंग कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना, लैमिनेट कर दिया जाता है कोर को। दूसरा क्या है, हिस्टेरेसिस। अब कभी तो फ्लक्स जा रहा है ऊपर की तरफ, इंक्रीज हो रहा है ना, इस तरह से फ्लक्स जा रहा है क्लॉकवाइज, और कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ऐसा ना साइनसॉइडली वेरी करेगा ना फ्लक्स भी, तो हमने देखा था ना, फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो फ्लक्स जो था वो भी हमारा वेरी कर रहा है, तो फ्लक्स क्या कर रहा है, बार बार, कोर जो है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो कोर को बार बार क्या कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज करके ऑपोजिट में मैग्नेटाइज कर रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज करके इसको सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज कर रहा है, फिर ऑपोजिट, फिर सेम, फिर ऑपोजिट, ऐसे करके चलता जा रहा है ना बार बार। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होगा, बार बार मैग्नेटिक डोमेन्स जो है इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बार बार क्या होंगी, अलाइन अनअलाइन, अलाइन अनअलाइन, ये चलता रहेगा, और जब तक ये चलता रहेगा, ये इतना, जितना इसका एरिया, इतने इतने के बराबर हिस्टेरेसिस लॉस होता रहेगा। तो वो भी कहाँ होगा, वो भी आपका कोर में ही तो होगा, क्योंकि कोर ही तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है ना। ठीक है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अगर आप यहाँ पे कुछ फ्लक्स बनाना चाहते हो, नेट फ्लक्स, तो होगा क्या, यहाँ पे आपको करंट ड्रॉ कराना पड़ेगा, क्योंकि परमिएबिलिटी इनफाइनाइट नहीं है, कुछ ना कुछ तो रिलक्टेंस पाथ का है, जिसकी वजह से आपको कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ करंट तो देना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से वो फ्लक्स जनरेट करेगा। तो ये कोर बार बार क्या होगा, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, जिसकी वजह से यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉसेस भी होंगे, जिसको हम पीएच बोल रहे हैं। और दोनों क्योंकि ये कोर में हो रहे हैं, कोर को गर्म कर रहे हैं, ये कोर लॉस का पार्ट हो गया, या या फिर आयरन लॉस। और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया, हमारे कॉपर लॉस हो गया। बच्चों क्लियर हुआ ये क्या है, वैसे तो पहले से पढ़ ही रखा होगा आपने लोगों ने ये, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं दे रहा हूँ, बट आई गेस आपको यस समझ सर, में। क्लियर है। गुड। तो अब हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो भी हमने बातें की वो सब कुछ होगा, जो कि हमने पहले क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो अगर हम जो हमने ट्रांसफार्मर ड्रॉ किया था, अगर हम उसको उसकी उसकी बात करें, तो उस ट्रांसफार्मर में और भी बहुत सारी चीजें कंपोनेंट है। देखो आइडियल ट्रांसफार्मर को तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल उसका काम क्या है, ईएमएफ का लेवल को चेंज कर देना, वोल्टेज के लेवल को चेंज कर देना। ये N1 है, ये N2 है, यहाँ पे आप चाहो तो डॉट वगैरह बता दो, डॉट कन्वेंशन की मदद से। तो ये N1:N2 रेशियो का क्या हो गया है, ट्रांसफार्मर हो गया आपका, ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इसका सर्किट रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्या कर रहा है, N1 से मतलब जो भी होगी ईएमएफ, अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसफर क्या कर दे रहा है, उसको उसका स्टेप अप या स्टेप डाउन कर दे रहा है अकॉर्डिंगली, वो वोल्टेज, सॉरी, टर्न रेशियो के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, टर्न रेशियो के अकॉर्डिंगली वो कर देगा। ये जो है दो लाइनें हमने ये जो ड्रॉ की है, ये कोर को रिप्रेजेंट कर रही है, आपके आयरन कोर को, सॉफ्ट आयरन कोर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये टाइट कपलिंग को भी रिप्रेजेंट कर रही है। इससे क्या पता चल रहा है, कोर है मतलब, ये इसका मतलब कोर है, और इसका मतलब है टाइट कपलिंग है। टाइट कपलिंग का मतलब क्या है, जब भी आपने इसमें आयरन के ऊपर लपेटी है ना ये कॉइल, तो मोस्ट जो ऑफ द फ्लक्स जो है वो इसी से लिंक्ड होने की वजह से हम ये मान करके चल सकते हैं कि लगभग लगभग सारा फ्लक्स क्या है, इनका एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर को हम ऐसे शो कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को शो करोगे, तो ये जो वाइंडिंग है, ये जो यहाँ पे तुमने वाइंडिंग शो की है, इसका अपना रेजिस्टेंस है, लीकेज है, इस कोर के अपने पंगे हैं, तो वो सब हमें शो करना पड़ेगा। तो अब देखो, है तो हमारा ट्रांसफार्मर, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें हम ये सारी की सारी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले हम वो देखते हैं, फिर उसके बाद इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने क्या करा, अब देखो यहां पर आप चाहो तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज शो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जब आप फेजर ड्रॉ करोगे तो तब तो आप आरएमएस वैल्यू शो करोगे, चाहो तो पीक भी शो कर सकते हैं, पीक वैसे जनरली हम नहीं शो करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आरएमएस शो कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि V1 हमने यहाँ पे दिया वोल्टेज जो हमने ट्रांसफार्मर को दी थी,
अब यहाँ पे ये क्या है R1, ये R1 आपका वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। ये जो वाइंडिंग है ना N1, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा ना कॉपर वायर का, दैट इज R। यहाँ पे ये देखो ये क्या है, ये X1, ये JX1 होता है। हम सब कुछ फेजर नोटेशन में लिख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे हम फिजिक्स पढ़ा करते थे 11th-12th क्लास में, तो होता क्या है कि वहां पर हम वेक्टर क्वांटिटी से डील करते हैं, तो हम वेक्टर नोटेशन भी लिख सकते हैं और नॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो और नॉर्मली फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। तो हम सारा का सारा फेजर की फॉर्म में करेंगे। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि जब भी आप इसको यूज करोगे ना, इससे रिलेशन बनाओगे, तो आपके मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, एंगल निकाल लो, एंगल निकाल लो, वो ज्यादा ईजी है। अगर आप वेक्टर इक्वेशन को यूज करते हो तो आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हो तो डायरेक्शन अलग निकालनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड अलग निकालना पड़ेगा। वो सब पंगे से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फेजर ही यूज करेंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसे ही फंडा है, ठीक है। ये इतना केवल तब तक होगा जब तक कि हम क्या कर रहे हैं, हम कोर के मैग्नेटाइजेशन को, एडी करंट्स वगैरह को इग्नोर कर रहे हैं। अगर सिर्फ वाइंडिंग में प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे ये ड्रॉ करेंगे। अदरवाइज अगर वाइंडिंग के साथ साथ हम ये भी मान करके चल रहे हैं कि कोर हमारा क्या है, ठीक है, वो भी तो नॉन आइडियल है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि देखो ये यहाँ से जो हम करंट ड्रॉ करते हैं, इसी का ही कुछ पार्ट क्या होगा, इस कोर को सिर्फ मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने के काम आएगा बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, इससे एक यहाँ पर हम दो ब्रांच निकालते हैं और यहाँ पर भी एक आर एल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये जो आर है इसको हम आर सी बोल रहे हैं। ये क्या है, कोर के लिए रेजिस्टेंस, मतलब आर सी, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कोर लॉसेस के लिए। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमने अभी पीछे देखा कि यहाँ पर आईडी करंट लॉसेस और हिस्टरेसिस लॉसेस होंगे, ठीक है। और ये सब किस वजह से होंगे, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस जो हो गए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर दिया है, जो क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ करंट जाएगा ना, तो जितना करंट यहाँ जाएगा टाइम्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर टाइम्स आरसी, इतना लॉस हम मान करके चल रहे हैं, वो हमारा एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस होगा। तो ये ब्रांच जो हो गई पैरेलल की आरसी वाली, ये आपके दोनों लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही है प्राइमरी साइड के लिए। नेक्स्ट ये जो है जे एक्स फाइव, इसको हम लिख रहे हैं, ये एक्स फाइव क्या है, ये देखो कुछ करंट, अब आपको जब आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो कुछ करंट तो सिर्फ आपको मैग्नेटाइज करने के लिए, कोर को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी ड्रॉ कराना पड़ेगा। और वो जो फ्लक्स का पार्ट है, ठीक है ना, ठीक है, वो हम इस ब्रांच से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। सर हाँ बोलो। JX1 क्या न्यूट्रिशन में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, कोर में यहाँ पे लीकेज भी है, लीकेज को हमने लिखा है x1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो जरा, क्योंकि आपका जो कोर है उसकी परमिएबिलिटी इन्फिनिट है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पर जब आप फ्लक्स चाहते हो तो फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है। तो क्योंकि पाथ का कुछ रिलक्टेंस है और आपको एक कितना डिपेंड करेगा कि आपका v बाय एफ रेशियो कितना है, उसके हिसाब से आपको फ्लक्स जनरेट करना है। क्योंकि यहाँ पर s फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट होगा, नहीं होगा, दो तभी तो इनका रेशियो फाइनाइट होगा। तो यहाँ पर n फिक्स है, तो इसका मतलब कुछ करंट आपको चाहिए, कुछ करंट आपको चाहिए जो क्या करेगा, सिर्फ कोर को क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा। मैग्नेटाइज मतलब फ्लक्स जनरेट करेगा। अब आप खुद देख, सोच करके देख लो, कॉइल जो होगी वही तो फ्लक्स जनरेट कर सकती है ना। तो बस ये उसका एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो कॉइल है ये क्या कर रही है, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। उसका रिएक्टेंस जो है वो x5 के बराबर मान लिया है हमने, ठीक है। इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना ये होना चाहिए। तो जो प्रैक्टिकली हमने चीजें बोली थी ना कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, वो सब चीज अगर हम सर्किट पैरामीटर की टर्म्स में ड्रॉ करना चाहे तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, E1 वोल्टेज जनरेट हो जाएगी बैक में, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने दिखा दी कपलिंग, और ये हो गया आपका E2, उससे E2 इंड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर इसका रेशियो कितना हो गया, N1:N2।
ये आइडियल ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि इसकी जो भी नॉन आइडियलिटी थी वो तो हमने यहां शो कर दी ना, तो अब तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन इसकी सेकेंडरी साइड में भी करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से कॉपर लॉस होगा, तो इसका अपना यहां पे भी हमें कुछ रेजिस्टेंस शो करना पड़ेगा जो सेकेंडरी साइड में कॉपर लॉसेस को शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही लीकेज यहां पर भी है, तो JX2 हमने यहां पर ले लिया, 2 जो हो गया वो सेकेंडरी साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ले लिया, और अल्टीमेटली आपको इतनी वोल्टेज जो है V2, ठीक है, ये V2 आपको अवेलेबल है जो आपने किसको दे रखी है, लोड को दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया, ये आइडियल ट्रांसफार्मर हमने ले लिया और उसकी सारी नॉन आइडियलिटी को हमने सेपरेटली सर्किट पैरामीटर की टर्म्स में ड्रॉ कर लिया। दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। किसी को कोई किसी तरह का डाउट है तो मुझे बताइए। JX2 को हम इंडक्टर की फॉर्म में नहीं बनाएंगे, आपने रजिस्टर बनाएंगे। हाँ, ये इंडक्टर ही है, पता नहीं मैंने शायद गलती से पढ़ा। ठीक है, ये इंडक्टर ही होगा, करेक्ट। कोई और डाउट बच्चों? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ ठीक ठाक मतलब कुछ लग रहा है या फिर ऐसे ही बस सर के ऊपर से जा रहा है सब कुछ? नहीं सर, आ रहा है। चलो गुड। तो देखो जरा, ये तो हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, उसके पैरामीटर्स, वोल्टेज क्या क्या लेंगे, लेकिन करंट भी तो इसमें फ्लो करेगा ना। अब कितना कितना करंट फ्लो करेगा वो हम यहाँ पर शो कर देते हैं। तो मान लो यहां से प्राइमरी से करंट I1 मान ले, वही बेस्ट है ना, सब कुछ 1 1 ले रहे हैं, और यहाँ पे जो करंट मान लो वो I2 मान लो, दैट इज बेस्ट। नहीं होगा क्या? बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है ये, और ये स्टैंडर्ड भी है। और हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे कुछ करंट जा रहा है जो कोर लॉसेस का पार्ट है, मतलब इसी करंट का कुछ पार्ट जो है वो कोर लॉसेस और मैग्नेटाइज करने के काम आ रहा है, जिसको हम I5 बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में कितना करंट जा रहा होगा? I1 माइनस I5 होगा कि नहीं होगा, बताओ बोलो। इसको I5 बोल, सॉरी I5 नहीं, इसको हम I0 बोल देते हैं। इसमें जो करंट जा रहा है ना उसको I5 बोल, और इसके करंट को हम IC बोल देते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। सब में क्या करंट है, क्या वोल्टेज है, सब हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? अब जो भी आपको ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो आप सर्किट पैरामीटर की टर्म्स में सॉल्व कर सकते हो। आपको बार बार जरूरी नहीं है, एक बार आपने ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करा करके ये पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लिया। आपने लास्ट सेमेस्टर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखे होंगे, है ना? और ओपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये सब पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 क्या है, X1 क्या है, ये आपका ये X5 कितना है, RC कितना है, ये सब पैरामीटर्स हम यहाँ पे ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स की मदद से निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करा, एक ट्रांसफार्मर खरीदा, उस पर वो टेस्ट करके आपने सारे उसके पैरामीटर्स निकाल लिए। ठीक है, या आप बना रहे हैं तो आपने बनाते वक्त उसको टेस्ट करके देख लिया कि हाँ ये इसके पैरामीटर्स। अब आप क्या कर सकते हो, उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह की मदद से। और बाकी आपको उसको बार बार लोड करके देखने की जरूरत नहीं है उसके बाद कि हाँ ये कर दिया तो क्या होगा, वो कर दिया तो क्या होगा। अब तो आप क्या कर सकते हो, सीधे इस सर्किट को एनालाइज करो और इससे सब आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सर्किट पैरामीटर सारे आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो ट्रांसफार्मर के लिए कुछ इस तरह से। ठीक है ना, दिस इज आवर थियोरेटिकल स्टडी। ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ चीजें हो सकती हैं जो हमें फिर से देखनी पड़े, बट दिस इज आवर थियोरेटिकल स्टडी। इसमें कोई डाउट है किसी तरह का तो मुझे बताइए, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन। बोलो बच्चों। ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें अगर हम इक्वेशंस लिखने बैठे या केवीएल लगाने बैठे, अगर आप यहाँ से केवीएल लगाओगे तो देखो, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे करंट जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और ये भी प्लस और ये माइनस, होगा कि नहीं होगा बताओ जरा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, V1 इज इक्वल्स टू E1 वोल्टेज ये वाली होगी। ठीक है ना, ये जो E1 वोल्टेज है यही देखो जरा, इसके क्रॉस भी E1 होगी, इसके क्रॉस भी E1 होगी, RC और J5 के क्रॉस भी E1 ही होगी। क्यों? क्योंकि तीनों पैरेलल में ही तो है। ये ड्रॉ करने का तरीका ही तो अलग है, लेकिन है तो तीनों पैरेलल में ही है। बोलो।
यस सर। प्लस I1R1 प्लस I1 J X1 होगा कि नहीं होगा बताओ। सेम चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि I1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, V1 इज इक्वल टू दिस, V1 वेक्टर और V1 फेजर इज इक्वल्स टू दिस, E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये कहाँ याद आएगी, काम आएगी, ये हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में काम आएगी, ये और किस काम आएगी, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी काम आएगी इक्वेशन में, ठीक है ना, ये केवीएल इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज है ये तीनों सेम है, E1 वोल्टेज जो होगी वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी वही होगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्कुल सेम लाइन ऑफ थॉट पे हम क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ना राइट साइड से रब कर देता हूँ, ये जरूरत नहीं है इसकी। हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी साइड में भी केवीएल लगा सकते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी साइड में केवीएल लगाते हैं। जब सेकेंडरी साइड में आप केवीएल लगाओगे तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी E2 इज इक्वल्स टू I2 R2 प्लस JX2 प्लस V2, ये हो जाएगा हमारे पास। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब सेकेंडरी साइड पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप क्या करो, A इज इक्वल्स टू N1 बाई N2 ये ले लो और पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करो। इससे क्या फायदा होगा अभी हम देखते हैं। देखो AE2 का मतलब क्या है, सोच के देखना जरा, AE2 का मतलब क्या है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। AE2 का मतलब है N1 अपॉन N2 E2, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा था E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2, क्लियर है, विच मीन्स E1 और E2 अपॉन N2 किसके बराबर हो गया, देखो E2 को इस तरफ ले जाओ बस क्रॉस प्रोडक्ट करके, और ये N1 ये किसके बराबर हो गया, E1 के बराबर हो गया। और वैसे भी आप देख सकते हो E2 अपॉन N2 क्या हो जाएगा, पर टर्न वोल्टेज नहीं हो जाएगी सेकेंडरी साइड की, और पर टर्न वोल्टेज इंटू N1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी की वोल्टेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, AE2 का मतलब क्या है, इसका मतलब वो E1 है, ठीक है। सिमिलरली अगर I2 है आपके पास और उसको N2 अपॉन N1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या मिल जाएगा आपको, I1 नहीं मिल जाएगा, बोलो बोलो। यस सर। सेम हो जाएगा ना, आपने रेफर किया होगा ना ऐसा कि सेकेंडरी पैरामीटर्स को हम प्राइमरी की साइड रेफर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो बोलो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं E1 लिख सकता हूं, ठीक है। ये क्या होगा, ये E1 होगा, या फिर सेम चीज को हम बोल देते हैं कि E2 रेफर टू प्राइमरी साइड को हमने E2 डैश लिख दिया। हमने क्या करा, इसको E1 ना लिखते हुए इसको हमने E2 डैश लिख दिया, एक्चुअल में है ये E1 के ही बराबर। ये क्लियर है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये पैरामीटर जो है ये रेफर्ड पैरामीटर है, इसको हमने क्या करा, प्राइमरी साइड में रेफर कर लिया, ठीक है। सिमिलरली यहां पे तो देखो AV2 को हम क्या लिख सकते हैं, V2 डैश लिख सकते हैं, लेकिन AI2 से काम नहीं चलेगा, या तो अपॉन में A होना चाहिए था यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे अपॉन में A होना चाहिए तो कोई बात नहीं, कर दो A से, A मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो A से, तो अब ये जो I2 है ये I2 डैश हो जाएगा और यहाँ पे A स्क्वायर बचेगा, तो A स्क्वायर R2 क्या हो जाएगा, R2 डैश प्लस JX2 डैश A स्क्वायर। अब यहाँ पे तुम खुद से देख लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, AE2 जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, वो E1 के बराबर हो गया या E2 डैश के बराबर हो गया, जो मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो। I2 अपॉन में A जो है वो आपका I2 डैश के बराबर हो गया यहाँ पे, ऐसे ही AV2 जो हो गया वो V2 डैश के बराबर हो गया, और लास्टली AR2 A स्क्वायर R2 किसके बराबर हो गया, R2 डैश, और A स्क्वायर X2 ये किसके बराबर हो गया, X2 डैश के बराबर हो गया, बोलो।
कुछ भी इसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हम? बोलो। नहीं हाँ, एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। अगर आप को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर आपको सर्किट अच्छे से सॉल्व करना आता है तो कुछ भी नया आपको इसमें लगेगा नहीं। ये क्या हो गया? आर सी, आर वन, एक्स वन, जे एक्स वन, जे एक्स फाइव। अब आपने करा क्या? आपने ई टू डैश जो लिखा था उसको प्राइमरी साइड में आपने रेफर कर दिया। ठीक है, तो ई टू डैश हो गया है वो। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है मिल रही थी आपको, इसको आपने क्या बोल रखा था? ई वन वोल्टेज। और ये सेम नहीं है, ई टू डैश ही तो है ये। तो अब ये देखो जरा, अगर हम ऐसा तो कोई प्रैक्टिकली तो ऐसा हो नहीं रहा है ना कि आपको यहाँ का लोड उठा करके तो यहाँ नहीं कनेक्ट कर दोगे ना। अगर यहाँ वहां का पीछे का सेकेंडरी का लोड अगर प्राइमरी पे कनेक्ट कर दे तो ट्रांसफॉर्मर का जरूरत क्या है फिर? कोई जरूरत ही नहीं है फिर तो उसकी। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन सर्किट एनालिसिस करने में क्या जाता है तुम्हारा, अगर आसान पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर है, सब कुछ तो, और ये पूरा का पूरा सब कुछ उठा करके क्या किया जा सकता है? प्राइमरी साइड में शिफ्ट किया जा सकता है, और वहां पे शिफ्ट करके एनालाइज किया जा सकता है। तो दो इक्वेशन बनाने की बजाय एक करो और उससे आसान भी रहेगा, तो दिक्कत क्या है? तो हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है सारा का सारा उठा करके लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो हमने क्या बोला कि वो जो वोल्टेज जनरेट हो रही थी वो ये है। ठीक है, और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस है आर टू डैश जे एक्स टू डैश, ये हमने यहाँ पे रेफर कर लिया। और इससे जो वोल्टेज मिल रही थी V2, वो क्या हो गई यहाँ पे V2 डैश। और अब तुम क्या करो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर अपना कनेक्ट करता हुआ दिखा दो कि ये तुम्हारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि इसकी सारी नॉन आइडियलिटी तुमने ले ली जैसे पहले ली थी। लेकिन तुमने साथ के साथ ये भी और क्या काम कर दिया, साथ के साथ तुमने और क्या काम कर दिया, सारे के सारे पैरामीटर जो सेकेंडरी के जो लॉसेस और जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी नॉन आइडियलिटी थी, वो भी आपने प्राइमरी साइड में रेफर कर दी है। जिसकी वजह से आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो होगा वो ऐसा बन जाएगा, रेफर टू प्राइमरी साइड। सेम चीज है, सारी की सारी चीजें सेकेंडरी में भी रेफर की जा सकती है, पर अगर सेकेंडरी में रेफर करोगे तो इसको भी रेफर करना पड़ेगा, तो वो फिर थोड़ा सा दिक्कत करेगा वो, है ना। और ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रेफर करने में भी। तो ये हो गया। अब आपने क्या करा, V1 वोल्टेज अप्लाई करी, इससे I1 करंट यहाँ फ्लो करा, उसका I नॉट पार्ट जो हो गया वो यहाँ चला गया फेजर। यहाँ पे क्या चला गया, यहाँ पे I2 डैश। यहाँ पे कितना करंट है, I2 डैश, क्योंकि इन सभी ब्रांच में कितना करंट था, I2 डैश। तो ये करंट तुमने I2 डैश माना और यहाँ पे I2 आ गया। देख लो जरा इसको, अगर इसमें कोई डाउट है तो। कुछ नहीं है, बस सर्किट सॉल्विंग टेक्निक है ये, कि हमने क्या करा, सेम कंडीशंस प्राइमरी साइड में मिल सकती हैं, तो हमने क्या करा, सारे पैरामीटर्स को इधर शिफ्ट कर दिया। अब आप कहोगे कि ये तो नकली है, R2 डैश तो नकली है, R2 था असली। तो कोई बात नहीं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि R2 डैश जे एक्स2 डैश इन सब की मदद से कैलकुलेशंस कर लो बस। आपको R2 चाहिए ना तो निकाल लो R2, क्या दिक्कत है? R2 डैश है क्या, ए स्क्वायर टाइम्स R2 है, बस निकाल लो इसको, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आपको जो भी पैरामीटर सेकेंडरी का चाहिए वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन एनालिसिस करने के लिए अगर ये सर्किट यूज कर ले तो दिक्कत ही क्या है। उसमें हम सिर्फ ये बोलेंगे सीधे कि जो यहाँ पे दी है वोल्टेज आपने, वो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के अकॉर्डिंग क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म होकर के आपको V2 मिल गया, और जो यहाँ करंट जा रहा था वो ऐसे ट्रांसफॉर्म होकर के I2 मिल गया। अगर इसमें अब कोई किसी तरह का डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन भी हम ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन लेते वक्त हम सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी मैं सिर्फ सर्किट डायग्राम डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो, जब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात करोगे तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। इसमें ना कई अप्रोक्सीमेशन किए जा सकते हैं, जिसमें से पहला अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, कोई डिफरेंट कलर चूज कर लेते हैं। अच्छा, ब्राउन कलर, कि ये जो ब्रांच है आप इसको उठा करके इधर रेफर कर लो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको उठा करके यहां शिफ्ट कर दो, अप्रोक्सीमेट हो जाएगा आपका एनालिसिस, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो कंफर्म है। लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना के बराबर फर्क पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्यों,
क्योंकि ये वोल्टेज है, मान लो ये V1 वोल्टेज है, ये V1 वोल्टेज मान लो आपकी 200 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, यहाँ पे बहुत ही कम ड्रॉप होता है, बहुत ही कुछ फ्यू परसेंट होगी, ठीक है। बाकी सारी की सारी वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पार्ट को हम इधर शो कर सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं कि इसको सर्किट डायग्राम को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काम करूँ, इसे ड्रॉ हटा ही दूंगा। सिंपल क्या करो आप, यहाँ पर इसको ऐसे दिखा दूं। अब R1 और JX1 इधर इस तरफ आ गए ना आपके राइट साइड पे, तो अब क्या करो, देखो R1 सीरीज में होंगे, R1 और R2 डैश सीरीज में होंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस, और इसकी वजह से टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हम लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डैश, और ये क्या हो जाएगा, JX1 प्लस X2 डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पूरे को मिला करके क्या बोल देते हैं, R1 इक्विवेलेंट, और इसको हम क्या बोल देते हैं, JX इक्विवेलेंट, ठीक है। JX1 इक्विवेलेंट, वन इसलिए क्योंकि प्राइमरी साइड में रेफर कर रहे हो, इक्विवेलेंट क्योंकि ये पूरा इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शो करने के बजाय इसको पूरे को उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब ये अप्रोक्सीमेट सर्किट हो गया मेरा। ये जो आपको एनालिसिस देगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, लेकिन अब जब आप प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करके देखोगे ना तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। और इस पूरे को मिला करके हम Z1 इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, दैट इज अप टू यू, ठीक है। इसको Z1 इक्विवेलेंट भी हम बोल सकते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या करते हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या करते हैं, हम इस ब्रांच को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और अप्रोक्सीमेट आपको पैरामीटर्स का एनालिसिस करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको ही हटा देते हैं, मानते ही नहीं है, इसको खत्म कर देते हैं। हम बोल देते हैं कि इसमें जो करंट जा रहा होता है ना, मैग्नेटाइजेशन करंट का जो पार्ट होता है, एक्साइटेशन करंट जो होता है हमारा I0, वो लगभग नेग्लिजिबल है, और वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको खत्म ही कर देते हैं। तो ये सारा सर्किट जो हो जाएगा हमारा वो ये बन जाएगा। लेकिन सर R1 तो सर जो इनपुट कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस थी, तो आप उसको नेगलेक्ट कैसे कर सकते हो, वो तो रहेगी ना हमेशा। नहीं, मैंने कब का नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैंने सिर्फ ये बोला है और कि आपने हटा दिया ना अगर, हाँ ठीक है, तो मैं इसको ये भी तो बोल रहा हूँ साथ के साथ, ये अप्रोक्सीमेट मॉडल है, ये भी तो हम बोल रहे हैं कि ये अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि ये आपको एग्जैक्ट एनालिसिस दे रहा है। ये बस सर्किट पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए एक क्विक स्टडी आपको करनी है। मान लो आप एक क्विक एनालिसिस करना चाहते हो जो कि इन पैरामीटर से रिलेटेड नहीं है, एडी करंट्स, हिस्टैरिसीस लॉस, कोर लॉस, इस सब से रिलेटेड नहीं है। बाकी ट्रांसफार्मर के बारे में अगर आप एक क्विक स्टडी करना चाहते हो तो आप ये सब इग्नोर करके बस एक क्विकली इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली ये चीजें होने वाली है, ये चेंजेस होने वाले, ये होगा, ठीक है। सो दैट इज अवर अबाउट आवर अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट।